Welcome back to the next topic. Let us start with a quick revision. 1605 से 1707 मुगल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग था। 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ। उसके बाद मुगल सरकार का पावर धीरे धीरे कम होते चला गया। अब देखो ये क्या ग्रीन पार्ट उनके रूलिंग्स में है और उसके बाद धीरे धीरे बस ये सेंटर में यहाँ पे रह गया। इसका फायदा उठा के बहुत छोटे छोटे किंगडम्स बीच में ओरिजिनेट किए। बहुत छोटे छोटे किंग्स आ गए। यूरोपियन सेटलमेंट्स का बात करें तो यूरोपियन सेटलमेंट्स में पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे। तो वो कैलिकट, गोवा, दमन, दीव और बॉम्बे ये चीज़ पोर्चुगीज कंट्रोल कर रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में तो उसको जहांगीर ने परमिशन दिया कि वेस्ट कोस्ट पे तुम अपने फैक्ट्रीज लगा सकते हो। फैक्ट्रीज क्या थे? जहाँ पे बिजनेस होता था, जहाँ पे ट्रेडर्स रहते थे और हम लोग एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट का सामान रखते थे। उसमें आज के फैक्ट्रीज ऐसे नहीं है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उससे दुखी थी तो उसने जेम्स रो को भेजा कि फिर से निगोशिएशन करो। तो उसको पूरे इंडिया किंगडम में जहाँ जहाँ मुगल राज था वहाँ वहाँ उसको फैक्ट्री खोलने का परमिशन दे दिया गया। अब हम लोग बॉम्बे का बात करते हैं। बॉम्बे का भी नया नाम क्या है? मुंबई। तो चार्ल्स टू द किंग ऑफ इंग्लैंड उसको बॉम्बे मिला। कैसे बॉम्बे मिला? फ्रॉम द पोर्चुगीज एज डाउरी, दहेज में मिला व्हेन ही मैरिड अ पोर्चुगीज प्रिंसेस इन 1622। तो बॉम्बे हम लोग बात किए थे कि पोर्चुगल के कंट्रोल में था। उसके बेटी से शादी किया, किंग की बेटी से शादी किया गया। तो उसको दहेज में, डाउरी में बॉम्बे किंग को मिल गया। और इस किंग ने क्या किया? इस किंग ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में और बहुत कम पैसे में दिया। उस समय बॉम्बे का वैल्यू ज़्यादा नहीं था। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ ना तब बॉम्बे अच्छा करने लग गया। तो पोर्चुगल लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन पोजीशन। अब धीरे धीरे पोर्चुगल के यहाँ से सब इंडियन पोजीशन निकल गया। लेकिन तभी भी गोवा में बहुत स्ट्रांग था, बहुत दिन तक रहा। दमन एंड दीव ये चीज़ पोर्चुगल के पास था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि डच चले गए हैं। पोर्चुगीज के पास बहुत कम चीज़ रह गया है और ब्रिटिश अब स्टैब्लिश अपने आप को कर रहे हैं। अब ये बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को जा चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बॉम्बे के क्या हुआ? ग्रू मोर एंड मोर प्रॉस्पेरस। वो बहुत तेजी से बढ़ते चला गया एंड इट रिप्लेस सूरत एज द चीफ सेटलमेंट ऑफ इंग्लिश ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो इंग्लिश सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ सेटअप किए थे? सूरत में। लेकिन अब कहाँ पे अब उनका मेन एरिया कौन सा हो गया बिजनेस का? बॉम्बे। 1613 में जहांगीर ने ऑर्डर दिया था कि एक परमानेंट फैक्ट्री सूरत पे स्टैब्लिश करने के लिए। किसने स्टैब्लिश किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स टू ने दिया था। उसका एनुअल रेट देखो बस 10 पाउंड था। आज के आज का रेट में हम लोग बात करें तो बस 1000 रुपया साल का। तो इसलिए क्योंकि उस समय बॉम्बे का कोई वैल्यू नहीं था। बॉम्बे का वैल्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो बिजनेस में बहुत अच्छा करने लगा। 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर चुकी थी? सूरत, भरूच, अभी उसको बारूच बोलते हैं, गुजरात में है, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, ये सारी जगह कंपनी ने फैक्ट्री अपना स्टैब्लिश कर ली थी। 1639 में कंपनी ऑब्टेन्ड मद्रास, अभी उसका नाम क्या है? चेन्नई, फ्रॉम द लोकल रूलर। तो वहाँ के लोकल रूलर से उसने मद्रास को ले लिया और वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाया। उसके बाद उसको फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई मतलब फोर्ट की तरह देखो तैयार किया उसको। और उस फोर्ट का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये फोर्ट क्या हुआ है? वो इंग्लिश सेटलमेंट का हेड क्वार्टर हो गया ईस्टर्न कोस्ट पे। ये देखो 1639 में ब्रिटिश ने ये मद्रास पे यहाँ पे देखो फोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया। और ये फोर्ट बिकेम द हेड क्वार्टर ईस्टर्न कोस्ट का। हम लोग बात कर रहे हैं, इस कोस्ट को बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट का बात कर रहे हैं। और जितना भी चीज़ बंगाल के एस्टेब्लिशमेंट थे, बिहार में एस्टेब्लिशमेंट थे और उड़ीसा में जो ब्रिटिश सरकार का एस्टेब्लिशमेंट था, सब इसके अंडर आ गया। और जितने भी सेटलमेंट्स थे हम लोग बोले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू फोर्ट सेंट जॉर्ज। एक इंग्लिश एजेंट था, उसका नाम क्या था? जॉब चार्नॉक। उसने क्या किया? एक फैक्ट्री सुल्तानुती इन बंगाल में एस्टेब्लिश किया। बाद में ब्रिटिश ऑब्टेन दीज 3 विलेजेस, सुल्तानुती, कालिकता और गोविंदपुर। ये 3 विलेज को ब्रिटिश ने ले लिया। ये तीनों ही विलेजेस मिलके, सुल्तानुती, कालिकता और गोविंदपुर मिलके कैलकटा बनाए।
और वहाँ पे उसको सेटलमेंट को फोर्टिफाई किया गया। फोर्टिफाई करने का मतलब उसको फोर्ट जैसा बनाया गया, किला बनाया गया, वहाँ पे सोल्जर्स रखे गए, आर्म्स एंड एम्युनिशन रखा गया और उस फोर्ट का नाम डाला गया फोर्ट विलियम इन 1700। दिस बिकेम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब एकदम सेंटर ऑफ कैलकटा। ये जो फोर्ट विलियम था, दैट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ कैलकटा, द फ्यूचर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जो फोर्ट विलियम है, अब उसको नाम हम लोग दे दिए, ये तीनों को मिला के क्या बन गया, कैलकटा। अभी का जो हम लोग का कोलकाता का नेम आया वो समझ गए कहाँ से आया, वो कालीकता से आया है। ये तीनों विलेज मिला के कैलकटा बनाए थे और ये फोर्ट विलियम उसका सेंटर, उसी के अराउंड इस कैलकटा सिटी डेवलप किया और वो ब्रिटिश इंडिया का फ्यूचर कैपिटल था। अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो प्रॉफिट बनाने आई थी, वो तो ट्रेड करने आई थी, तो दे वांटेड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बहुत बढ़ाना चाहते थे और उनके पास फ़ायदा था, क्या फ़ायदा था, मोनोपोली। क्योंकि कोई और आके, कोई भी जो भी ब्रिटिश सरकार के अंडर था, कोई भी आके वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता था। तो अपना मोनोपोली मेंटेन करने के लिए कंपनी ऑल फेयर एंड अनफेयर मीन्स सब कुछ यूज़ किया। फेयर मतलब जो फेयर जस्ट मीन्स, कभी अच्छे तरीके से, कभी बुरे तरीके से, सच एज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है, जहाँ पे लड़ाई से बात नहीं बन सकती है वहाँ पे हम बातचीत करके, समझा कर, रिक्वेस्ट करके अपना बात कर लिए। कहीं पे हम फ्रॉड किए, चोरी किए और जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ पे हम लड़ाई किए, चाहे इंडियन से चाहे फॉरेन से। तो उनका पोर्चुगीज से भी बहुत लड़ाई हुआ है और अभी अगला हम लोग फ्रांस का बात करेंगे, उनका फ्रेंच से भी बहुत लड़ाई हुआ है। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मोनोपोली था, तो ब्रिटिश सरकार के ही तो ब्रिटिश कंपनी आके वहाँ पे काम नहीं कर सकती थी, लेकिन फ्रेंच को कोई नहीं रोक रहा था, पोर्चुगीज को कोई नहीं रोक रहा था। तो पोर्चुगीज को दो ही लोग रोक सकते थे, नंबर वन जो यहाँ की सरकार है, मुगल सरकार थी, या जो यहाँ के इंडिविजुअल रूलर्स थे। जब ये सरकार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई थी तो यहाँ के रूलर्स थे, वो रोक सकते थे। तो ये उनसे मिलते थे, कभी उनको पैसे दिए, कभी मदद किए, तो वहाँ पे डिप्लोमेसी हुआ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ा वहाँ पे लड़ाई हुआ। ये सारा चीज़ करके वो चाहते थे कि पूरा इंडिया में केवल एक ही चीज़ रहे, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ लेट अस गो टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे बड़ा राइवल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। पोर्चुगीज और डच तो, अब डच चले गए थे सुमात्रा जावा में, ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। पोर्चुगीज के पास हमने बात किया कि उनके पास बस गोवा, दमन और दीव बन गया था, बच गया था, बाकी सारा चीज़ उनके हाथ से निकल चुका था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फॉर्म हुआ था और पहला फैक्ट्री उन्होंने भी सूरत में डाला 1668 में। ये लोग बाकी जगह भी फैक्ट्री डाले, कहाँ कहाँ, मसूलीपट्टनम, चंद्र नगोरे, ये अभी कहाँ है, चंदानगर वेस्ट बंगाल उसका नाम है, एंड माहे। माहे क्या है, पुडुचेरी का पार्ट है। अभी जो पुडुचेरी है उसका नाम है पौंडीचेरी। वो ये एक दो तीन चार, ये जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर चार डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कराईकल, माहे, इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया यनम, और ये हो गया पुडुचेरी। तो ये चारों आते हैं पुडुचेरी के अंदर। तो ये माहे का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। पुडुचेरी इनके पास, फ्रेंच के पास कैसे आया, उनको जब डच सुमात्रा और जावा जा रहे थे तो फ्रेंच उनसे पुडुचेरी अपने हाथ में ले लिए। तो ये पुडुचेरी में अभी भी, तो हम लोग जाएंगे ना, तो ये अभी भी बहुत फ्रेंच डिसेंडेंट के लोग हैं, वहाँ पे अभी भी फ्रेंच बोला जाता है। अब जो इंडिया में जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था पुडुचेरी पे, उसका नाम था ड्यूप्लेक्स, यहाँ पे है। अब वो चाहता है कि इंडिया में फ्रेंच एम्पायर स्टैब्लिश हो। दिस वॉज चैलेंज बाय ब्रिटिश इंग्लिश पीपल, क्योंकि उनके पास भी सिमिलर डिज़ायर था। अब फ्रेंच भी चाहते हैं इंडिया में अपना एम्पायर, ब्रिटिश भी चाहते हैं अपना एम्पायर, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन हो गया, एक दूसरे से सीधा लड़ाई के लिए आमने सामने हो गया। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया, एंग्लो किसको बोलते हैं, इंग्लिश लोग को। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया, तो इंग्लैंड और फ्रांस जो थे, यूरोप में भी एक दूसरे के राइवल थे। ये राइवलरी ऑटोमेटिक, जब दो जगह ऑलरेडी यूरोप में इतने बड़े बड़े दुश्मन हैं, तो इंडिया में आए तो उनके यहाँ भी दुश्मन रह गए, क्योंकि यहाँ भी वो उनके पॉलिटिकल, यहाँ भी उनके इकोनॉमिक एम्बिशंस क्लैश कर गए। तो यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स हैं, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं जब औरंगजेब खत्म हो रहा है, उस समय का बात करें तो जितने भी इंडियन रूलर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं।
क्योंकि सब छोटे छोटे एरिया के हैं। अब पहले मुगल एम्पायर वाला बात नहीं है कि सारा एम्पायर मुगल के अंदर कंट्रोल के में है और औरंगजेब जैसा स्ट्रांग रूलर है। अब सब कमज़ोर इंडियन रूलर्स हैं। तो तो दीज वीक इंडियन रूलर्स दे कुड नॉट कंटेन द टू पार्टीज, इन लोग को रोक नहीं पा रहे हैं और इनके हाथ में कठपुतली बन के रह गए हैं। तो 20 साल तक साउथ इंडिया बिकेम द सीन ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्टेस्ट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो 20 साल तक साउथ इंडिया में क्या हुआ, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, इंग्लिश के बीच में लड़ाई होते रहा। द ईस्टर्न कोस्ट अलॉन्ग विथ इट्स हिंटरलैंड, हिंटरलैंड किसको बोलते हैं, ऐसा लैंड जो ना रिवर से बहुत दूर हो, समुद्र से बहुत दूर है, उसको हम लोग हिंटरलैंड बोलते हैं। तो जो ईस्टर्न कोस्ट था उसको यूरोपियन लोग कर्नाटिक को बुलाते थे। इसीलिए अब जो इन लोग को दोनों के बीच में जो लड़ाई रहा, ये जो 20 साल तक हम लोग बात किए हैं वो लड़ाई रहा, दैट विल बी आर कॉल्ड द कर्नाटिक वॉर्स। ये देखो पहला 1744 में था और थर्ड कर्नाटिक वॉर 1763 का है। तो हम लोग ये 20 साल तक का बात कर रहे हैं कि इसमें लड़ाई होते रहा। और 1707 में औरंगजेब खत्म हो चुका है। तो ये उसका जो मुगल एम्पायर है वो टूटना शुरू हो गया है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तब हुआ था 1744 से 1748 में। The spark for the first Carnatic War originated in Europe when a war broke out between England and France. तो पहला इसका स्पार्क कहाँ से शुरू हुआ था, जब एक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में लड़ाई शुरू हुआ। तो इंडिया में भी उन कंपनी के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। तो दिस वॉर प्लेस द टू कंपनीज इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ वॉर। तो वहाँ यूरोप और में लड़ाई हुआ तो इंडिया में भी ये मिलिट्री कंपनीज नहीं है, लेकिन तब भी ये ब्रिटिश सरकार का ऑर्डर मान रहे हैं और फ्रेंच सरकार का ऑर्डर मान रहे हैं। हॉस्टिलिटीज वो ओपनड बाय द कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द इंग्लिश नेवी। तो जो इंग्लिश तो ब्रिटिश लोग का नेवी था उसने क्या किया, फ्रेंच के शिप्स को कुछ कैप्चर कर लिया। तो अब फ्रेंच क्या करेंगे, फ्रेंच का जनरल अंडर ड्यूप्लेक्स दे बिसीज्ड मद्रास बोथ बाय लैंड एंड सी एंड द सिटी सरेंडर टू द फ्रेंच। बिसीज मतलब क्या होता है, घेर लेना। तो जो ड्यूप्लेक्स के अंदर जो फ्रेंच के थे उन्होंने क्या किया, लैंड और सी से मद्रास को दोनों सब तरफ से घेर लिया और सिटी को सरेंडर करना पड़ा फ्रेंच। तो फ्रेंच मद्रास को टेक ओवर कर लिए, लेकिन थोड़े टाइम में करना वॉर यूरोप में एंड हो गया और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे दिया गया। तो ये क्यों वापस दे दिया गया, ऐसे तो फ्रेंच नहीं दिए होंगे, क्योंकि जब ये लड़ाई हो रहा था ना तो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश ने फ्रेंच का एक बड़ा फोर्ट कैप्चर कर लिया। तो वो एक्सचेंज हुआ कि ठीक है हम तुम्हारा ये फोर्ट नॉर्थ अमेरिका में वापस कर देंगे और तुम मद्रास हमको वापस कर दो। तो वो एक्सचेंज में फ्रेंच ने इनको मद्रास वापस कर दिया और अपना फोर्ट नॉर्थ अमेरिका में वापस ले लिया। लेट अस कम टू द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। देखो 48 में खत्म हुआ, 49 में एक और वॉर शुरू हो गया। तो ड्यूप्लेक्स हैड प्लेड अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। कैसे वाइटल रोल प्ले किया था, मद्रास को कैप्चर कर लिया था। द वॉर ऑल्सो प्रूव द माइट ऑफ द फ्रेंच फोर्सेज बिफोर द लोकल रूलर्स। तो दिस वॉर ये प्रूव किया कि फ्रेंच फोर्सेज कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। ये उसका ड्यूप्लेक्स का एम्बिशन को और बढ़ाया। तो दिस इनकरेज हिज एम्बिशन टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ द फ्रेंच एम्पायर एंड ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम देयर पोजेशंस। तो अब ड्यूप्लेक्स क्या चाहता है कि इंडिया जो है वो पूरा फ्रेंच एम्पायर का पार्ट हो जाए और इंग्लिश को हम लोग यहाँ से हटा दें। द टर्न ऑफ इवेंट्स इन कर्नाटिक and Hyderabad provided Duplex an opportunity to realize his designs. तो उस समय कर्नाटक और हैदराबाद में क्या हो रहा था कि अगला राजा कौन बनेगा उसके लिए लड़ाई हो रहा था। तो ड्यूप्लेक्स को इसमें बहुत अच्छा मौका मिला कि हम अपना ये पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो उसने क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, ही सपोर्टेड चंदा साहिब इन बिकमिंग नवाब ऑफ कर्नाटक। तो उसने चंदा साहिब को सपोर्ट किया कि नवाब ऑफ कर्नाटक को नवाब बन जाए और ही वन, ही सक्सेसफुली सपोर्टेड, मतलब चंदा साहिब बन गए नवाब। चंदा साहिब का राइवल कौन था, मोहम्मद अली। उसको कौन सपोर्ट कर रहे थे, उसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जीता कौन, फ्रेंच, ड्यूप्लेक्स जीत गया। सिमिलरली ड्यूप्लेक्स ऑल्सो सक्सेडेड इन मेकिंग मुजफ्फर जंग द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ड्यूप्लेक्स क्या किए, मुजफ्फर जंग को निज़ाम भी बना दिए, लेकिन उसके राइवल को कौन सपोर्ट कर रहा था, नसीर जंग था उसका राइवल, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, उसका ब्रिटिश। तो ये दोनों जगह पे ये ड्यूप्लेक्स जो है वो अपना मर्जी के सरकार बना दिया। ये देखो ये था, ये कर्नाटक एरिया था और ये हम लोग निज़ाम का बात कर रहे हैं।
तो यहाँ का निज़ाम भी ड्यूप्लिक्स के मतलब ये हैदराबाद का एरिया है, यहाँ का निज़ाम भी कौन हुआ, जो जिसको ड्यूप्लिक्स चाहता था। यहाँ का भी नवाब कौन हुआ, चंदा साहिब, जिसको ड्यूप्लिक्स चाहता था। ये दोनों एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस अब साउथ में एकदम बहुत स्ट्रांग हो गया। तो सारे किंग्स को लगा कि यहाँ पे जो जितने छोटे छोटे किंग्स हैं जो साउथ वाले हैं, दे स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन फ्रेंच फॉर देयर सपोर्ट एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन, बिकॉज नाउ फ्रांस इज गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इन द साउथ इंडिया। तो फ्रेंच पावर वॉज एट पीक, सबसे ऊंचाई पे था इन साउथ इंडिया। इंडियन रूलर्स वर नाउ डिपेंडेंट अपॉन द फ्रेंच फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो अब अपना प्रोटेक्शन के लिए इंडियन रूलर्स को किससे मदद चाहिए, फ्रेंच से चाहिए। ब्रिटिश साइलेंट नहीं थे, वो चुपचाप बैठ के देखने वाले नहीं थे। वो क्या किए, दे स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग विद मोहम्मद अली एंड नसीर जंग। अब मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। एक प्रपोजल आया रॉबर्ट क्लाइव से। ही वॉज अ क्लर्क ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया एंड दे एक्टेड अपॉन अ बोल्ड प्लान, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान पे एक्ट किया, एंड दे कॉन्कर्ड आर्कॉट, द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। ये देखो ये जगह है आर्कॉट, हमने बोला था ये कर्नाटक है, उसके यहाँ पे कैप्चर किया और इसको टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश ने अटैक करके। इसका मदद करने वाले कौन थे, मोहम्मद अली और नासिर जंग। ये दोनों उसको मदद कर रहे थे, जो दोनों हार चुके थे हैदराबाद और कर्नाटक का लड़ाई। अब फ्रेंच उसके बाद जब वो ये फोर्ट को उसने कैप्चर कर लिया, आर्कोट को कैप्चर कर लिया, तो फ्रेंच वर डिफीटेड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। अब फ्रेंच हारते चले जा रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट रिकॉल्ड ड्यूप्लिक्स इन 1754 आफ्टर अ सेटलमेंट विद द ब्रिटिश। तो ये ड्यूप्लिक्स को इंडिया से हटा दिए। ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट में एक सेटलमेंट हुआ जिससे वो ड्यूप्लिक्स को इंडिया से वापस बुलाया गया। लेकिन जैसे ही ड्यूप्लिक्स इंडिया से गया, दिस प्रूव्ड आउट टू बी फेटल फॉर द फ्यूचर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। अब उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया खत्म होने लग गई। ब्रिटिश वन द बैटल इन इंडिया। इस ट्रीटी में फ्रेंच क्यों अग्री किए इस ट्रीटी को, इनको पुडुचेरी में रहने दिया गया, पुडुचेरी इनके हाथ से नहीं छीना गया, लड़ाई खत्म कर दिया गया, नहीं तो पुडुचेरी भी इनके हाथ से शायद चला जाता। लेकिन इसको ड्यूप्लिक्स को वापस बुलाना पड़ा। और नंबर 2, मोहम्मद अली जो थे, जो ब्रिटिश जिसको सपोर्ट करते थे, उनको नवाब ऑफ कर्नाटक बनाया गया। तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी, ये ट्रीटी सोचा गया था कि लंबा चलेगा, नहीं, लेकिन ये तुरंत 2 साल बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर हो गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर कब से कब चला, 1756 से 63। तो अभी हम लोग देखें कि 1754 में ट्रीटी हुआ है और 2 साल में लड़ाई शुरू हो गया है। तो जो सेटलमेंट ऑफ 1754 ब्रोक डाउन, टूट गया इन 1756 व्हेन फ्रांस एंड ब्रिटेन गॉट इंगेज्ड इन अनदर वॉर इन यूरोप। अब यूरोप में जो लड़ाई हुआ है, जब जब यूरोप में लड़ाई हो रहा है, तब तब इंडिया में लड़ाई हो रहा है। ब्रिटिश क्या किए, सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग बंगाल। तो बंगाल में हम लोग बात किए थे कि फ्रेंच के फैक्ट्रीज थे कहाँ पे, ये अभी का जो चंदा नगर या चंदर नगोरे था, तो उसमें ये ब्रिटिश ने वो फैक्ट्री भी अपने कैप्चर में ले ली। फ्रेंच वर नाउ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली वीकेंड, अब वो कमज़ोर हो चुके थे। बैलेंस जो है ब्रिटिश के फेवर में टिल्ट हो गया। द डिसाइसिव बैटल ऑफ बंदी वॉज फॉट इन जनवरी 1760। तो ये बंदी वॉश क्या था, तो ये तमिलनाडु में ये जगह था। ये वाला बैटल में जब फ्रेंच हार गए तो उनके पास अब कुछ नहीं बच गया। तो ये इसी को अभी इसका नया नाम है वंदवासी। ठीक है, ये अभी तमिलनाडु में है, अभी भी ये जगह है वंदवासी है। तो उस समय उसको ब्रिटिश लोग वंदी वॉश बुलाते थे। तो जब ये लड़ाई हार गए तो कुछ नहीं रहा। जब ये यूरोप में लड़ाई फिर कब खत्म हुआ, 1763 में, एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो पेरिस में एक ट्रीटी हुआ। तो इस ट्रीटी के हिसाब से यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रीज कैप्चर किए गए थे, वो सारे फ्रेंच को लौटा दिए गए। यहाँ पे ये बंदीवास के बाद ना पुडुचेरी में भी 1760 में, जो फ्रेंच का कैपिटल था, इंडिया में जो कैपिटल था, सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड था पुडुचेरी का, वो भी ब्रिटिश लोग कैप्चर कर लिए, वो भी ब्रिटिश लोग ले लिए थे। लेकिन इस ट्रीटी के बाद जितने भी थे फैक्ट्रीज थे लौटा दिया गया। पुडुचेरी भी लौटा दिया गया, जो चंद्रनगोरे में फैक्ट्री थे वो भी लौटा दिए गए। बट फ्रेंच वर नो लॉन्गर अलाउड टू फोर्टिफाई देम। अब उसके अंदर वो ना तो उसको फोर्ट बना सकते हैं, ना आर्म्स रख सकते हैं, ना सोल्जर्स रख सकते हैं। वो ट्रेड सेंटर्स, दे वर ओनली टू एक्ट एज ट्रेड सेंटर्स। अब वहाँ से केवल वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ द फ्रेंच वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। अब फ्रेंच किसके अंदर आ गए, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि अब उनके पास सोल्जर्स नहीं है, आर्म्स नहीं है।
और इसलिए इस तरीके से जो ऑन ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो डच जा चुके हैं, पोर्चुगीज के पास कुछ नहीं बचा है, बहुत कम चीज़ है, बस गोवा दमन दीव है। फ्रेंच अब फोर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो बच गए या केवल ब्रिटिश। They started a new phase of war and conquest to bring the Indian subcontinent under their control. तो इसके बाद अब ये धीरे धीरे अपना लड़ाई बढ़ा रहे हैं ताकि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल के अंदर ले आए। So with this we'll complete the today's topic.